dynamism in the last 8 years, India's digital footprint has been massive and impressive. The potential unparalleled, and at the core of which lies the power to empower, the power for inclusion, and the power to bridge the distance between hope and opportunity. We thank Honorable Prime Minister, sir, for fueling in this growth and mindset, and we thank him for leading us in the India Mobile Congress 2022. Honorable Prime Minister, sir, with the dignitaries on the dais and of the dais, Excellencies, ladies and gentlemen, a very hearty welcome to each one of you in the inaugural session of Asia's largest technology festival. And this morning, ladies and gentlemen, marks the dawn of a new era for the 5G services just about to kickstart in the country, wheeling in a new age, fast-track technology revolution, giving a greater impetus and thrust to the Atmanirbhar digital transformation. And as the Honorable Prime Minister in his 75th Independence Day speech had mentioned, the wait for 5G is over. India's decade for humanity is here. So ladies and gentlemen, we're all ready to embrace it and embark on this transformative journey. और इस यात्रा का आगाज करते हैं और उसके लिए मैं सबसे पहले निवेदन करती हूं हमारे माननीय केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान जी को आमंत्रित हैं उनके स्वागत संदेश के लिए। मंचासीन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री मुकेश अंबानी जी, श्री सुनील जी, श्री कुमार मंगलम जी, श्री सेक्रेटरी राजारामन जी, मेरे सन्मुख उपस्थित आप सब टेलीकॉम क्षेत्र के इंडस्ट्री के सब प्रतिनिधि, सारे स्टेक होल्डर्स, मीडिया के सभी साथी, आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और मेरे लिए ये गौरवशाली पल है कि देश के तपस्वी नवदधिची आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इस पल में स्वागत कर रहा हूं, जहां देश के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवा का शुभारंभ हो रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कार्य संस्कृति रहा है कि नागरिकों के लिए ईज़ ऑफ लिविंग हो, इंडस्ट्री के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और इसी के चलते उनका ये आग्रह भी रहा है कि देश में आत्मनिर्भर भारत हो, और आत्मनिर्भर भारत के उनके विजन के कारण आज देश ने 4G बना लिया है, 5G बना लिया है और इस दशक के अंत तक 6G भी बना लेंगे। और आप सब जानते हैं कि उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हमने टेलीकॉम क्षेत्र में कई रिफॉर्म्स भी किया है। मैं एक ही उदाहरण देता हूं, आज हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर सुबह में स्पेक्ट्रम्स के लिए चार्जेस भरते हैं और कुछ ही घंटों में उनको स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हो जाता है। ये नया भारत है, ये आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है। और आज टेलीकॉम क्षेत्र में एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में जब हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तब हम सबको ये पूरा भरोसा है कि दूर संचार आने वाले समय में अमृतकाल और संकल्प काल में हमें नई गति देगा, नई तेजी देगा और ऊर्जा देगा, और उसी ऊर्जा और गति के साथ हमारे गतिशील प्रधानमंत्री जी के विजन को भारत की जनता की सेवा में ये 5G सेवा बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और पुनः मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, आप सभी जनों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके स्वागत संदेश के लिए। और now inviting the Honorable Minister for Communications, Railways, Electronics and Information Technology, Shri Ashwini Vaishnav ji, for his address.
परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, टेलीकॉम इंडस्ट्री के कैप्टन्स श्री देवू सिंह चौहान जी, सभी साथी, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत में 5G सर्विसेज का शुभारंभ कर रहे हैं। आज का दिन टेलीकॉम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। इस शुभ अवसर पर आप सभी का अभिनंदन। टेलीकॉम डिजिटल इंडिया का गेटवे है, फाउंडेशन है, डिजिटल सर्विसेज को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। आधुनिक जीवन में हम जो भी डिजिटल सर्विसेज देख रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, वो सब उसके मूल में टेलीकॉम है। इसीलिए देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए एक सुदृढ़ टेलीकॉम सेक्टर की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेलीकॉम सेक्टर को स्ट्रैटेजिक सेक्टर का दर्जा दिया है। इस सेक्टर के सभी डायमेंशंस पर प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया। ऐसे आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, प्रोसीजर्स में सिंप्लीफिकेशन किया। जो एक एवरेज परमिट 300 से ज़्यादा दिन लगता था, वो आज 7 दिन से कम में एवरेज एक परमिशन मिल जाती है। सारे अप्रूवल्स आसान किए और सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर फोकस किया। वर्षों तक लिटिगेशन में फंसे इस सेक्टर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी दी है, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई है। इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि आज टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज इंडस्ट्री बन के उभर रहा है। देश में 5G सर्विसेज कई सेक्टर्स में फंडामेंटल चेंज आएगा। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें एक मूलभूत परिवर्तन आएगा। नई नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। डिजिटल कैपेबिलिटीज को सेंटर में रख के उसके चारों तरफ नई सर्विसेज क्रिएट होंगी। कम्युनिकेशंस का स्वरूप बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा अंत्योदय की भावना से सभी काम करते हैं। इस तेजी से बदलने वाली टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा साधारण मानवी तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, ऐसा हमेशा हमको मार्गदर्शन दिया। आपने लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए 35,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं, जिससे कि हर गांव तक अच्छी सर्विसेज पहुंच सके। मैं आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी। ऐसी सोच से ही देश का एक सुदृढ़ निर्माण होता है। हर घर तक फाइबर पहुंचे, इसके लिए आपने एक इनोवेटिव मॉडल तैयार किया है। आगामी महीनों में आपके इस सोच से दूर दराज के गांवों तक एक बहुत अच्छा एक परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। आपने BSNL को एक मार्केट स्टेबलाइजिंग फोर्स का दर्जा देके 1,64,000 करोड़ का पैकेज दिया, जो कि ऐतिहासिक है और जो कि देश के ऐसे क्षेत्र जिसमें आज भी BSNL के ऊपर बहुत भरोसा है, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये पैकेज है। इन सभी प्रोग्राम के साथ आपने जो विशेष महत्व दिया माननीय प्रधानमंत्री जी, वो है भारत में निर्मित टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आप लेके आए। भारत के इंजीनियर्स की प्रतिभा विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपने संकल्प दिया 4G और 5G की टेक्नोलॉजी देश में निर्मित होनी चाहिए, एंड टू एंड निर्मित होनी चाहिए। बहुत मुश्किल टारगेट था, बहुत सारी बाधाएं थी, लेकिन आपके इस विजन को देश ने स्वीकार कर, और ऐसे जब प्रखर नेतृत्व जब एक विजन रखते हैं सामने, तो सारी बाधाएं पार कर कर देश सफल होता है। आज हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प से देश ने अपनी 5G टेक्नोलॉजी तैयार की है। आज दुनिया भर में भारत में विकसित 5G टेक्नोलॉजी की चर्चा है और बहुत अच्छी संभावना है कि आगामी वर्षों में भारत एक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के लीडर के रूप में इमर्ज होगा। मैं फिर एक बार भारत के टेलीकॉम और डिजिटल इकोनॉमी में वर्ल्ड लीडर बनाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। And now, ladies and gentlemen, we invite the views of our industry leaders, the three stalwarts, the telecom service providers who have been working very closely in collaboration with the Government of India, and they have brought about a remarkable change in the digital communication sector.
In fact, wherein the mobile technology today has truly become an instrument of citizen empowerment. So we invite now the views of Shri Mukesh Dhirubhai Ambani ji, the Chairman, Reliance Industries Limited, inviting him for his address. Most respected Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji, Honorable Minister Shri Vaishnav ji, Honorable Minister of State Shri Chauhan ji, Secretary Telecom Shri Raja Raman ji, my good friends from industry Sunil and Kumar, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good morning. My hearty congratulations to DOT and COAI for organizing the 6th edition of the India Mobile Congress. I can wholeheartedly say today that as Indian telecom industry, what we have demonstrated, I feel very proud. And to both COAI and DOT, I can say that we are now ready to take leadership, and the Indian Mobile Congress should now become the Asian Mobile Congress and the Global Mobile Congress. Today is also very special because it coincides with our national celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Our beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, has shared an inspiring vision of making India a developed nation by 2047. Every policy and every action of the government is skillfully crafted to propel India towards that goal. The steps taken to fast-track India's march into the 5G era provide a compelling proof of our Prime Minister's determination. This is most heartening because 5G is much more than the next generation of connectivity technology. To my mind, it is a foundational technology that unlocks the full potential of other 21st century technologies like artificial intelligence, Internet of Things, robotics, blockchain, and metaverse. In fact, I think of 5G as an acronym for 5 goals that fundamentally can transform our nation. First, 5G and 5G-enabled digital solutions can bring affordable and high-quality education and skill development within the reach of common Indians. This will help young Indians realize their full potential by arming them with world-class capabilities and competencies so that they can earn more and make India globally competitive. Second, 5G can affordably deliver high-quality healthcare to rural and remote areas by turning existing hospitals into smart hospitals without much additional investment. This will make services of the best doctors digitally available anywhere in India, dramatically improve the speed and accuracy of diagnostics, and enable real-time clinical decision-making. All this will enhance health, wealth, and happiness of all Indians. Third, 5G can bridge the gap between urban and rural India by accelerating digitization and intelligent data management of agriculture services, trade, industry, the informal sector, transportation, and energy infrastructure. This will create huge efficiencies in all economic activities, making India a hub of innovation and also help us mitigate the climate crisis. 4, 5G can make available the same powerful productivity tools to small-scale industry and commercial enterprises as are used by large capital-intensive businesses. This will drive modernization and profitability of all sectors of India's economy. And fifth and final, by bringing artificial intelligence into every domain, 5G can power India's emergence as the world's intelligence capital. This will help India become a major exporter of high value-added digital solutions and services. Achieving these 5 goals will trigger
a huge explosion of entrepreneurship in our country, which in turn will attract even larger investments and create millions of new jobs for our young people. By harnessing the combined power of demography and digital technologies, India can become the world's leading digital society, setting a benchmark for simultaneously achieving the dual goals of acceleration of growth and inclusion in development. Acceleration of growth by making India a $40 trillion economy by 2047, up from $3 trillion today, and inclusion in development by increasing our per capita income rapidly to $20,000 from $2,000 per capita today. Therefore, it will not be an exaggeration to say that 5G is like a digital Kamdhenu, the heavenly cow that grants whatever we desire. Esteemed dignitaries, the rollout of 5G in India is not an ordinary event in India's telecom history. It carries the keen expectations and the high aspirations of 1.4 billion Indians. With 5G, India will take longer and faster strides towards Sabka Digital Saath or Sabka Digital Vikas. India may have started a little late, but I want to assure all of you, we will finish first by rolling out 5G services across the length and breadth of India. And as an industry, we will ensure that we have the highest quality and the most affordable rates that anyone else has in the world. Today, I want to reiterate Jio's commitment to deliver 5G to every town, every taluka, and every tehsil of our district by December of 2023. Most of Jio's 5G is developed in India and hence carries the stamp of Atmanirbhar Bharat. On this occasion, I would like to congratulate Honorable Shri Ashwini Vaishnavji and the Government of India for their efforts to strengthen BSNL. A strong BSNL will bring the balancing presence of a government entity in this very strategic sector. Most respected Pradhan Mantriji, before I conclude, I would like to express a deep-seated emotion of pride in my heart, a pride felt by every Indian. Your leadership has raised India's prestige, profile, and power globally like never before. In today's fast-changing world, there will be no stopping a resurgent India from soaring to the top, a place that is rightfully ours. India and Indians can't settle for anything less. All of us at the India Mobile Congress assure you that we will work together and walk together under your guidance towards the glorious future that awaits our nation. Thank you and a very happy Navratri to all of you and all my fellow Indians. Thank you, Shrimani, for sharing your vision and the commitment towards delivering the 5G services to the citizens of the country and shaping a new progressive smart India. और अब आमंत्रित हैं श्री सुनील भारती मित्तल जी, चेयरमैन भारती एंटरप्राइजेस। उनसे निवेदन है सम्मानित सभा को संबोधित करने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री लोकप्रिय मोदी जी, श्री अश्विनी वैष्णव चौहान जी, सेक्रेटरी टेलीकॉम, मेरे इंडस्ट्री के साथी मुकेश अंबानी जी, कुमार बिरला, मेरे पुराने हमसफ़र राजीव चंद्रशेखर जो यहाँ आज मौजूद हैं, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पिछले कई दशकों से मेरे साथ टेलीकॉम में चले हैं, उन सबका आज स्वागत है। आज एक बहुत ही अहम दिन है देश के लिए। एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है और मेरा ये मानना है कि इस युग की शुरुआत जो ये 75वीं साल की आज़ादी की अमृत महोत्सव के टाइम पे हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये एक देश में नई जागरूकता लाएगी, एक नई एनर्जी लाएगी। और इससे जैसे अब मुकेश ने भी बताया कि बहुत सी नई
अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देशवासियों के लिए खुलेंगी। जो रूरल एरियाज़ हैं, जो आज शायद कुछ अभाव महसूस कर रहे हैं, उनको हर चीज़ से जोड़ा जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हमें इस बात का गर्व है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास आज एक ऐसे लीडर हैं जो टेक्नोलॉजी को बारीकी से समझते हैं और बाखूबी से सजाते हैं। मैं दुनिया में जाता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, टेक्नोलॉजी की अप्रिसिएशन तो शायद बहुत लीडर्स करते हैं, और उसकी बारीकी से समझ और उसकी जोड़ना देश की उन्नति के लिए मेरे हिसाब से शायद जो मोदी जी कर सकते हैं वो कोई भी और नहीं कर सकता। मैंने बहुत क्लोज से देखा है, जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो ई-ग्राम लाने वाले सैटेलाइट कनेक्टिविटी से सारे गांव को गुजरात में जोड़ा गया ताकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से उनको जल्द से जल्द हर चीज़ मुहैया कराई जाए। ड्रिप इरिगेशन का काम हिंदुस्तान में सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात जब होती थी तो गुजरात सबसे आगे निकलता था। इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए सबसे आगे आते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इससे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जैसे नेता देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कुछ आके सबके सामने विजन रखे, उसमें डिजिटल इंडिया का एक विजन था जो हमने पकड़ा, और मेरा ये मानना है कि उस विजन के बिना इस पेंडेमिक में हमारी शायद देश में बहुत दुर्गति होती। आपने आके जब ये डिजिटल विजन दिया, उससे एक एक्सेलरेशन हुई, और मैं मुकेश को आप सराहना करूंगा कि उन्होंने आके जो हम 4G ऑलरेडी चला रहे थे उसको बहुत गति दी, और हम सबको भागना पड़ा, बहुत तेज से पकड़ना पड़ा। और जब पेंडेमिक की मार पड़ी तो रातों रात ट्रैफिक शहरों से गांव में पहुंचाया, दफ्तरों से घरों में पहुंचाया। इस देश की एक मिनट के लिए भी धड़कन नहीं रुकी। हमारा काम लगातार चलता रहा, और इस डिजिटल विजन को उसका श्रेय जाता है। मोदी जी ने बात की मेक इन इंडिया की, इन्होंने नारा लगाया लाल किले से मेक इन इंडिया का। मैं आज ये कन्फेस करता हूँ कि मेरा ये मानना था कि मेरी ज़िंदगी में इस देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बन पाएगी, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स में। 500-600 बिलियन डॉलर की हम इंपोर्ट करते हैं, मेरे को उम्मीद नहीं थी। उससे थोड़ी उम्मीद आई, पर आज तो ये रियलिटी बन गई है कि ये देश मैन्युफैक्चरिंग का देश बनने जा रहा है। डिजिटल के साथ उन्होंने स्टार्टअप इंडिया का नारा लगाया। हर महीने यूनिकॉर्न पैदा होने शुरू हो गए हैं, और मेरा ये मानना है कि 5G के तहत आने वाले सालों में सैकड़ों यूज केस, हजारों और एंटरप्रेन्योर और दर्जनों और यूनिकॉर्न इस देश में पैदा होंगे। वो भी उसका श्रेय स्टार्टअप इंडिया को जाता है। मोदी जी 40 साल पहले इसी अक्टूबर में 1982 में ताइवान में मैंने एक पुश बटन टेलीफोन देखा और उसको हिंदुस्तान में लेके आया, यहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। आज 40 साल के बाद मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि आज वही भारती एयरटेल, जो कि बहुत छोटी उम्र में अपना टेलीकॉम में कदम रखा था 40 साल पहले, आज 5G में आगे सबसे आगे चल के इस देश की सेवा में जुटी हुई है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारती के सब लोग और एयरटेल के सब लोग पूरे जोर से, पूरी अपना हिम्मत से 5G को देश में फैलाएंगे, और 2023 मार्च तक काफ़ी शहरों में और 2024 मार्च तक सारे देश में 5G का फैलाव करेंगे। और आज जब आप लॉन्च करेंगे इस 5G को, तो 8 शहरों में आज 5G एयरटेल की तरफ से उपलब्ध होगा। दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, बेंगलोर और कई शहरों में। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने आके यहाँ आज सबकी शोभा बढ़ाई है। ख़ास तौर पे मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा DOT को और COI को, जिन्होंने आज इस IMC को एक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के लेवल पे आज लेके गए हैं। आज अगर आप बाहर जाएंगे तो देखेंगे कि दुनिया में कहीं भी आप एग्जीबिशन देखेंगे, उससे आज यहाँ कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। देश और देश के विकास की तरफ समर्पित आपकी भावनाओं, आपकी कोशिशों और विशेष रूप से 5G सर्विसेज की तरफ जो आपको सभी को ले जाने की तरफ जो कोशिश है, उसके बारे में हमें जानकारी देने का। और अब आमंत्रित करते हैं प्रोग्रेसिव आइडियाज़ और विजन श्री कुमार मंगलम बिरला जी की, चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Minister for Telecom, IT and Railways Shri Ashwini Vaishnav, Honorable Minister of State Shri Deboo Singh Chauhan, Honorable Secretary Telecom Shri M. Rajaraman, Mr. Mukesh Ambani, Mr. Sunil Mittal. Thank you, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, for your very inspiring presence today at the Indian Mobile Congress 2022. It is on the back of your vision and leadership that we will today witness a generational leap in technology. This is a leap that demonstrates India's prowess on the global stage and reinforces the telecom industry's role as the bedrock of digital India. Honorable Sir, we thank you for acknowledging the industry's role during the pandemic and for the path-breaking telecom reforms announced by the government under your leadership. I take this opportunity to also thank Minister Shri Ashwini Vaishnav for steering the sector so skillfully into the future. I express my gratitude to Minister of State Shri Deboo Singh Chauhan, Secretary DOT, Chairman TRAI, and all the officers of DOT and TRAI for accelerating the country's digitization agenda. As all of you know, the telecom industry has been one of the country's key growth engines, catapulting India into the top 5 economies of the world. It continues to play a transformational role, touching every aspect of our daily lives and work. Today, we are set to make a giant leap into the future, driven by the reformist and futuristic policies of our Honorable Prime Minister. We are committed to the vision of building the digital infrastructure for the India of tomorrow. As the Honorable Prime Minister launches India's 5G networks here today, the telecom industry will further ignite the digital dreams of 1.3 billion Indians and many thousands of enterprises. It will also set the stage for the country to become a $5 trillion economy in the next few years, with a $1 trillion contribution by the digital economy itself. 5G will augment services at scale and will create impact in critical areas like Industry 4.0, automated manufacturing, to creating the connected factory, smart cities, smart automobiles, smart homes, immersive gaming, and other innovative business and consumer solutions. 5G will also accelerate immersive education, remote health, and smart agriculture to enable inclusive growth and prosperity in rural India, thus realizing the PM's philosophy of benefit to Antyodaya. The Honorable Prime Minister's vision, global influence, as well as enabling government policies and platforms such as Gati Shakti and Make in India will play a crucial role in catalyzing the required investments into our sector. Sir, your government has made critical policy interventions, boosting investor confidence in the sector, and as we move into the 5G era, we hope to receive continued policy support to drive the 5G revolution in this digital decade. Vodafone Idea is committed to taking India on this new pace of the country's digital journey. We have 240 million citizens connected to our networks, with 50% of them in rural India. Our networks have been constantly upgraded to be capable of smooth and swift migration to 5G. Having taken concrete steps for the 5G ecosystem development, 5G use cases for Indian enterprises and consumers, and acquisition of 5G spectrum in a very well-designed auction, we will soon begin the 5G rollout journey.
We will leverage our strong presence in rural India, our enterprise customers, our technology partners, and the global experience of the Vodafone Group for progressively rolling out our 5G networks and services in the coming period. Today, we are greatly honored that our beloved Prime Minister will soon launch the VI 5G use case demonstration. Our unique use case addresses the need for safe working conditions for workers at infrastructure construction sites by leveraging digital infrastructure and 5G. It will demonstrate how a high-speed, ultra-low latency 5G network can be used in India for ensuring worker safety and efficiency in the supervision of critical construction sites. I believe the launch of 5G services marks the beginning of an exciting journey for India. As the ecosystem evolves, we will see limitless potential for 5G development and use cases in the years to come. I thank our Prime Minister for underlining his support to the sector with his presence here today. The telecom industry will certainly play its role in bringing alive his vision for an Atmanirbhar Bharat. Thank you. Thank you, sir, for giving us a sneak peek into the world of 5G with your address, and thank you also for your commitment. And ladies and gentlemen, the India Mobile Congress was conceived in the year 2017, and the first conference was organized in the year 2017. Over the years, it has grown in size and stature, in impact and impression. And in fact, it has truly become a representation of the digital dreams, digital ambitions of 1.4 billion people, earning a very unique place in the global and annual calendar of global conversations on technologies and the digital communications. And today, as we open IMC 2022, we all stand very excited to engage, encapsulate, and experience this new digital universe, which is just about to open and ready to engage and explore. So may I request our Honorable Prime Minister to please declare India Mobile Congress 2022 open by launching a film with a click of a remote. माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि रिमोट का बटन दबाकर IMC 2022 को लॉन्च करें। India, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, is rapidly marching ahead on the path of unprecedented development. Technology has contributed significantly to India's growth story. Digital India has been an enabler in transforming sectors, bringing positive change in the lives of people, providing government services to the last person, and empowering the unempowered. India's mighty IT sector is for global good. India's strength lies in developing low-cost, innovative, inclusive, and sustainable solutions that further ease of living for people. As India is taking new resolutions in this Amrit Kaal of independence, it is the beginning of a new chapter in this decade of India. Today, we herald a new era of technology, innovation, and growth, led by the vision that strives to create a difference in the lives of every citizen of the country. एक नया विश्व तैयार हो रहा है, भारत उसे आगे बढ़ाने के लिए, और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, ये डेकेड मानव जांच के लिए डेकेड का समय है, टेक्नोलॉजी का डेकेड है। 5G, a vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, is a technology mission. The advent of 5G technologies will be a game changer for the economic and social development of the country. This will revolutionize various building blocks of the nation, including education, agriculture, healthcare, manufacturing and logistics, and add strength to the nation's resolve of building a developed India. The India Mobile Congress, a global platform working towards the vision of creating a new digital universe, promises to be the largest congregation of the industry, intelligentsia, and the end consumer. Spread over an area of 26,000 square meters, the event will be a host to over 5,000 CXOs from various companies.
there would be over 230 exhibitors and over 100 startups would showcase their tech prowess. The multiple parallel conferences would be attended by over 196 global speakers. An estimated 70,000 visitors would attend this 4-day event, making it one of the most prolific events in its genre. The India Mobile Congress 2022, a global platform for a global vision. And now, ladies and gentlemen, a world of unlimited possibilities and opportunities is just about to begin. Ladies and gentlemen, we have been all eagerly waiting for this moment जब देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 5G की एक विशेष सौगात मिलने जा रही है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि वे रिमोट का बटन दबाकर 5G सर्विसेज का लोकार्पण करें। सभी की तालियों के बीच में यहाँ पर स्वागत करते हैं 5G सर्विसेज का। India today, ladies and gentlemen, getting this gift of 5G at the hands of Honorable Prime Minister. And from today onwards, the service providers are going to be rolling out the 5G services in different parts of the country, and we're expecting that by the end of 2024, almost 75% of the citizens of this country are going to be able to avail the 5G services. और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 5G सर्विसेज के लोकार्पण के बाद अब देखते हैं कि किस तरह से 5G सर्विसेज के आने के बाद ज़मीनी स्तर पर काफ़ी परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। इसकी तरफ हम अब यहाँ पर कुछ यूज़ केसेस को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे जो कि हमारे लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से है। पहला जो यूज़ केस है वो रिलायंस जियो की तरफ से है। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, और डेमो स्कूल्स के छात्रों के साथ वर्चुअली हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, और समन्वय के लिए धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षक। आप सभी का स्वागत है। और अब कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए और आगे की कार्यवाही के लिए अब हम सीधा जुड़ते हैं मुंबई से, और वहाँ पर हमारे साथ एक बहुत ही लोकप्रिय और मशहूर भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी जी हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ एंड आई हैंड ओवर टू हिम नाउ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रिलायंस के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी जी, मंत्रीगण, उपस्थित महानुभावों और मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हमने 4 स्कूल्स को यहाँ डिजिटली कनेक्ट किया है। एक एक्सपर्ट टीचर जो मुंबई के एक स्कूल में है, बाकी के 3 स्कूल्स के साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। आइए एक वीडियो के जरिए हम एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरतों को समझें। विश्व शक्ति बनने की ताकत रखने वाले भारत को अपनी नई पीढ़ी को सही तरीके से ढालना और संवारना होगा। ये बच्चे जो भविष्य में इस देश के नेता, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, यही हमारे देश का आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे। और इस सपने को पूरा करने के लिए शिक्षा ही उनका सबसे जरूरी माध्यम है। भारत में आज 25 करोड़ से भी ज्यादा विद्यार्थी हैं, जिनमें से 10 करोड़ क्वालिटी एजुकेशन से वंचित हैं। एक अच्छी शिक्षा का स्तर तब मिल पाता है जब हमारे विद्यार्थियों के पास क्वालिटी कंटेंट, ट्रेन टीचर्स और कोलैबोरेशन का मौका हो। जियो ट्रू 5G अब इसे संभव करेगा। विश्व स्तर का एजुकेशन कंटेंट आज तक सिर्फ कुछ ही स्कूलों में उपलब्ध था, लेकिन यह कंटेंट सबसे पहले देश भर के सारे शिक्षकों को मिलना चाहिए, जो आगे जाकर इसे अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करेंगे। इसी के साथ शिक्षकों का आपस में कोलैबोरेशन, टीचिंग कम्युनिटीज का निर्माण, एजुकेशनल कंटेंट का आदान प्रदान और साथ ही को टीचिंग मेथड का उपयोग एक बड़े स्तर पर ट्रेन टीचर्स तैयार कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, अलग अलग स्कूल्स के विद्यार्थी चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी स्तर पर हो, एक साथ
आकर अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं और अपनी कल्पनाओं को साकार होते देख सकते हैं। जियो ट्रू 5G एक ऐसा अनोखा इकोसिस्टम बनाएगा जो बच्चों के सपनों को पंख देगा और हमारे प्रधानमंत्री जी के भारत के 247 तक के डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के विजन को भी पूरा करेगा। अब बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। स्क्रीन पर चल रही लाइव क्लास के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन की कमी को जियो ट्रू 5G पूरा कर रहा है। और इसमें जब ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जुड़ जाएगी तो शिक्षा की क्वालिटी एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगी। इसे बासु सर एक उदाहरण से समझाएंगे। ओवर टू यू बासु सर। I will now project my GeoGlass on the screen. Our heart is a pump that circulates blood through blood vessels. It is made up of cardiac muscles which beats throughout your life, powered by electrical impulses. The four chambers of the heart are called the right and left atrium, which receives the blood, and the right and left ventricle, which pumps the blood. The right and the left chambers are separated by a wall, which you can clearly see here, which is called as the septum. थैंक यू सर। जब देश के 15 लाख स्कूल्स को 5G जोड़ेगा तो बनेगा भारत का एक महान डिजिटल स्कूल और होगा साकार प्रधानमंत्री जी का सपना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे विद्यार्थियों को अपने ओजस्वी विचारों से प्रेरित करें। आपका नाम क्या है? आप में से कौन बात करेगा? सबने हाथ ऊपर कर दिए। अच्छा बताइए, क्या नाम है बेटे आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम जैमिनी ठाकुर है। अच्छा बताइए, ये जो शिक्षक आपके सामने नहीं है और इस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको लगता है कि पढ़ सकते हैं? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। लेकिन टीचर नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख सकते हैं। थोड़ी देर में खेलने जाने के लिए मन कर जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी वालों को बीच बीच में कहना पड़ेगा, ध्यान रखो, सामने देखो, बातें मत करो, ऐसा कहना पड़ेगा ना? हाँ। शाबाश। अच्छा, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और आप चाहोगी कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिल जाए? आपको इतनी छोटी आयु में चश्मा आ गया है तो आप जरूर ज्यादा पढ़ती होगी। सर, मेरा मनपसंद साइंस है। अच्छा, उसको लगता है कि टेक्नोलॉजी से अब मजा आएगा? हाँ। ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे? हाँ। अब ये जैसे हार्ट के विषय में अभी पढ़ाया, अगर ऐसा न होता और टीचर ने समझाया होता तो दिमाग में चित्र बनता कि हाँ ये कुछ ऐसा कह रहे हैं टीचर? नहीं बनता। देखिए, ये फर्क है टेक्नोलॉजी का, जिसका फायदा हमारे देश के बच्चों को होने वाला है। चलिए बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और बच्चे बहुत एक्साइटेड फील कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बात कर, और हमने देखा कि किस तरह से उनकी भी कितनी आकांक्षाएं हैं, कितने ड्रीम्स हैं, कोई साइंस में इंटरेस्टेड है, और उनको भी लगता है कि टेक्नोलॉजी के आने से किस तरह से उनकी एजुकेशन और बहुत एनरिच्ड इमर्सिव एक्सपीरियंस उन्हें मिलेगा। तो इसके साथ धन्यवाद करते हैं रिलायंस जियो को, और धन्यवाद हमारे माननीय मुख्य मंत्रीगण जो हमारे साथ जुड़े थे। बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ते हैं अगले यूज़ केस की तरफ। ये यूज़ केस वोडाफोन आइडिया की तरफ से है, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सेफ्टी पर केंद्रित है। देवी सज्जनों, हम सभी जानते हैं कि नए भारत के निर्माण में हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, पर साथ साथ उनकी सुरक्षा हमेशा से एक चिंता का विषय भी रहा है। और इसी को एड्रेस करते हुए, मद्देनज़र रखते हुए वोडाफोन आइडिया द्वारा डिजिटल ट्विन बनाकर दिल्ली मेट्रो की एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल में वर्कर्स की सेफ्टी कैसे इंश्योर की जा रही है, यह अब डेमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी 5G द्वारा इस टनल का टूर भी कर पाएंगे और साथ साथ वर्कर्स से संवाद भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी तरफ देखते हैं एक फिल्म। भारत का विकास आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इस विकास को मजबूती देते हैं हमारे मेहनती वर्कर्स, जो दिन रात एक करके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति और डिजिटल इंडिया योजना भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दे रहे हैं। हमारे इन मेहनती भाई बहनों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, कर्तव्य भी है, और इस कर्तव्य को निभाने में हमारी मदद करेगी 5G टेक्नोलॉजी। एडवांस्ड 4K HD कैमरास, लो लेटेंसी, एज AI, डिजिटल ट्विन, रियल टाइम सपोर्ट और ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ, जो कि पहले मुमकिन नहीं था। V5G द्वारा संचालित डिजिटल ट्विन बना है लो लेटेंसी और हाई बैंडविड्थ पर, जो आपको देता है कई कंस्ट्रक्शन साइट्स की रियल टाइम 3 डायमेंशनल वीडियो फीड HD क्वालिटी में। इस टेक्नोलॉजी से आप कहीं से भी काम और वर्कर्स को गाइड कर सकते हैं, जिससे काम और भी तेजी से होगा, वो भी सुरक्षा से समझौता किए बिना। तो आइए मिलकर कदम बढ़ाएं, 5G से वर्कर्स को सुरक्षित बनाएं। अब हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे डायस के दाईं तरफ के काले स्क्रीन पर। उस स्क्रीन के सामने आपको हमारे सुपरवाइजर कुणाल दिखेंगे, जो एक होलोलेंस पहने हुए हैं। इस होलोलेंस के द्वारा वो हमें कंस्ट्रक्शन साइट ले जाएंगे, जो देश की राजधानी दिल्ली में द्वारका मेट्रो टनल का भाग है, जहां पर वो हमें वर्कर्स की सुरक्षा के 3 यूज केसेस दिखाएंगे। कुणाल जी। सुरक्षा के किसी भी नियम का उल्लंघन होने पर तत्काल एक अलार्म दिया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, फेस मास्क के बिना काम करता हुआ श्रमिक। अब देखिए, कोई वर्कर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है तो कैसे तुरंत अलार्म सुपरवाइजर को मिलता है। इस क्षमता से अब हम टनल के अंदर उपस्थित लोगों से वार्तालाप करेंगे। इस समय टनल के अंदर उपस्थित हैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी और DMRC टनल के निर्माण में लगे कुछ कर्मचारी। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप V5G पे इनसे बातचीत करें। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी,
सक्सेना जी, आप टनल में पहुंच गए हैं? जी हाँ, मैं इस वक्त मेट्रो की टनल में मौजूद हूँ और यहाँ पर उसका कार्य चल रहा है। वहाँ कोई मजदूर भाई बहन है तो उनसे बात करेंगे, कुछ विशेष बता सकते हैं कोई? जी हाँ, यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं और मैं यहाँ पर रिंकू कुमार जी को बुला रहा हूँ जो आपसे संवाद करेंगे। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? सर, यहाँ पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ये टनल के काम में ये नई टेक्नोलॉजी आपको कैसे काम आ रही है? सर, बहुत ही उन्नति के लिए काम आएगी सर, बहुत ही मेहनती है सर, हमें हर तरह के निर्देश दे करके बताया जा रहा है सर। ये सीखने में तकलीफ होती है कि आराम से आप लोग उसको सहज स्वभाव के तहत करना शुरू कर देते हैं कि बहुत ट्रेनिंग लगती है, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ता है, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से समझ आता है, क्या होता है? नहीं सर, बहुत ही आसान तरीके से हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, संकेत दिया जाता है सर। हम अपना कार्य आराम से इस अनुसार इस तकनीक से बढ़िया से कर सकते हैं सर। हमें कोई काम करने में कोई परेशानी नहीं है सर यहाँ पे। इसके कारण काम में गति बढ़ती है? जी बिल्कुल, काम में तेजी होती है सर, हम अपने काम पे ही ध्यान रखते हैं पूरा। सबसे बड़ी बात होती है मजदूर का विश्वास, उसको लगना चाहिए कि यहाँ सेफ्टी है, और मुझे पहले से इंडिकेशन मिलता है इस टेक्नोलॉजी के कारण, तो ये अनुभव आ रहा है। जी बिल्कुल, पूर्ण रूप से। अंदर कोई गैसेस हो, कुछ और तकलीफ हो तो तुरंत ये सेंस करके बता देता है, तो ये अनुभव आ रहा है कुछ आपको? जी सर, बिल्कुल। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आप श्रमिकों के कारण मेरा देश बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस उत्साहपूर्ण वार्ता से आज देश के लाखों करोड़ों श्रमिकों का उत्साह और भी बढ़ेगा। देश में 5G लाने के लिए वी की तरफ से हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। माननीय तो दिव्य सज्जनों, हमने देखा किस तरह से एक टनल में भी वहाँ से हमारे साथ वर्कर ने बात की, मजदूर ने बात की। उन्होंने कहा कि एक तेज़ी भी महसूस कर रहे हैं काम में और सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। तो ये 5G सर्विसेज के द्वारा पॉसिबल हो पा रहा है। इसके लिए हम विशेष धन्यवाद करते हैं वोडाफोन आइडिया को, और बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी दिल्ली, उनका इस यूज़ केस के डेमोन्स्ट्रेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बढ़ते हैं अगले यूज़ केस के डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ, और ये भारती एयरटेल की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में। और इसमें सबसे पहले देखते हैं एक वीडियो जिसमें उत्तर प्रदेश के एक स्कूल, SGS स्कूल है, जिसमें कुछ छात्रों ने वर्चुअल रियलिटी बेस्ड एजुकेशन को मेटावर्स में एक्सपीरियंस किया है। तो जानते हैं और सुनते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा जब उन्होंने इसे देखा मेटावर्स में। आइए देखते हैं वीडियो। हमारे स्कूल की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम बच्चों को किताबों और करिकुलम से बढ़कर कुछ अधिक सीख दें। फिर एक दिन एयरटेल ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि उनके पास लर्निंग का एक नया तरीका है। At Airtel, we are now 5G ready. 5G की हाई बैंडविड्थ और लो लेटेंसी से अब कॉम्प्लेक्स और इमर्सिव एक्सपीरियंसेस को वायरलेसली डिलीवर करना पॉसिबल है, खासकर एजुकेशन में जो और भी एक्सपीरियंशियल और इंटरैक्टिव हो सकती है। हमारी कोशिश थी कि बच्चों की इमेजिनेशन को सपोर्ट करें। प्रेजेंटिंग इंडियाज फर्स्ट VR क्लासरूम पावर्ड बाय एयरटेल 5G। ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट रियल टाइम में चलाने के लिए डेटा सुपर फास्ट स्पीड से ट्रांसमिट हो रहा है वायरलेसली। साथ ही फिजिकल जेस्चर्स और कॉरस्पॉन्डिंग वर्चुअल एक्शंस के बीच कोई लैग नहीं। मतलब दो लोग दुनिया के किसी भी कोने से एक कॉमन वर्चुअल एनवायरनमेंट में रियल टाइम इंटरेक्शन कर पाएंगे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, ये बुकों से भी अलग था।
बुकों से ज़्यादा मुझे इसे देखने में मज़ा आया था। मार्च में हमने पत्थर फेंका अपने दोस्त के साथ, बहुत मज़ा आया। बच्चों की क्यूरोसिटी पर अब कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अब एजुकेशन इमर्सिव हो सकती है। तो इमर्सिव एक्सपीरियंस, और हमने देखा कि किस तरह से बच्चे कह रहे थे कि हमें बहुत मज़ा आ रहा था, जो कुछ वो किताबों में पढ़ रहे थे उसे अब वो देख पा रहे थे, और देखने पर एक कॉम्प्रिहेंड ज़्यादा अच्छी तरह से कर पा रहे थे, अंडरस्टैंड बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे थे। ये बदलाव आएगा शिक्षा के क्षेत्र में। और आगे बढ़ते हुए अब हमारे साथ वर्चुअली जुड़ रहे हैं वाराणसी से स्कूल के कुछ छात्र, शिक्षक और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और देवी सज्जनों, इस मंच पर अब एक जादू, एक मैजिक होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ इसी डेमो स्कूल की एक छात्रा खुशी होलोग्राम के रूप में, यानी कि एक 3D इमेज के रूप में यहाँ पर साक्षात आने वाली हैं, और फिर वे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद करेंगी, बातें करेंगी। होलोग्राम मेरे पीछे की तरफ साइड में स्क्रीन पर आएगा, आप सबको स्क्रीन पर वहाँ पर देख पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वह अपने पोडियम पर जाकर इस यूज़ केस को देखें। मैं रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू काइंडली grace the podium to witness this use case. और हमारे साथ मेरे पीछे यहाँ पर होलोग्राम में जी नमस्ते। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। आपने क्या अनुभव किया जब सोलर सिस्टम की तरफ आप काम करना शुरू किया? तो हमने जैसे ही VR में देखा, हमें ऐसे लगा कि पूरा सोलर सिस्टम हमारे आंखों के सामने है। हमने सैटर्न के रिंग्स देखे और मंगल ग्रह पर तो हम उतर ही गए। बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और जैसे ही हम पीछे तके तो सूर्य बिल्कुल हमारे सामने था। यह सब कुछ बिल्कुल रियल लग रहा था। इसके बाद हमने पिरामिड देखा। हमें बिल्कुल भी अनुभव नहीं था कि पिरामिड कैसा दिखता है, हमने किताबों में ही पढ़ा था, पर जैसे हमने VR के थ्रू से देखा तो हमें पता चला वो कितना बड़ा है। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि अब जितना आपने सीखा है, कभी जिन बच्चों ने इसे देखा नहीं है और आपको बताया जाए कि आज आपको 15 मिनट दे रहे हैं, आप बाकी बच्चों को आज पढ़ाओ, आप टीचर बन जाओ, जो आपने देखा है उसको आप उस ढंग से समझा सकती हो? हाँ सर। आपको विश्वास है कि बच्चे, बाकी जो स्टूडेंट हैं, तुम्हारे कलीग्स हैं, वे इस बात को समझ लेंगे भाई ये कि इसको तो इतना सारा आता है, इतना सारा सीख लिया है? हाँ ऐसा आप सर। उनको विश्वास दिला सकती हो? हाँ सर। और क्या इसका उपयोग हो सकता है? तुम्हें क्या विचार आता है ये सब देखने के बाद, करने के बाद तुम्हें क्या विचार आता है? हम जो किताबों में पढ़े हैं उन्हें असली में अनुभव कर पाए, वो भी अपने ही स्कूल में। इससे पढ़ाई में हमारी रुचि और बढ़ गई है और हमें नई नई चीज़ें सीखने का मन है, जैसे कि डायनासोर, आदि मानव पहले कैसे रहते थे, और साथ अजूबे भी देखने हमें इसमें। तो अब क्या करोगे? टेक्नोलॉजी में ही रुके रहोगे कि कभी खेलकूद भी करोगे? नहीं, आगे भी बढ़ेंगे। वरना क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी एक ऐसा नशा है, मैं इन लोगों के विरोध में नहीं बोल रहा हूं वरना खेल कूद छूट जाएगा, मम्मी पापा से बातचीत छूट जाएगी, दोस्तों से बातचीत छूट जाएगी। नहीं सर। ऐसा तो नहीं होगा ना? नो सर। क्योंकि इसमें इतनी दुनिया, जैसे रील देखते हैं ना आप लोग, फिर उसमें से बाहर ही नहीं निकलते हैं और माँ को लगता है कि ये तो 5G पर पढ़ रही होगी चलिए बेटे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे सभी बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करने का भी और उनको
उनको उत्साहित करने का, प्रेरित करने का एक होलिस्टिक विकास की तरफ, ना केवल टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दें पर खेल कूद भी पूरा बैलेंस करके रखें. And now, ladies and gentlemen, we are all very eagerly waiting to be led and guided by the most transformative and progressive leader this nation has seen. We are waiting for the address of the Honorable Prime Minister. Please join me, ladies and gentlemen, as I request Prime Minister Sir for his inaugural address. इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, देश के उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ये समिट तो ग्लोबल है, लेकिन आवाज लोकल है. इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है. आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है. आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है. दूसरा, ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है. शक्ति उपासना का पर्व होता है और 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने का आज भी आरंभ हो रहा है. आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है. 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है. 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है. मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, मैं गौरव से भरे इन क्षणों के साथ ही मुझे खुशी इस बात की भी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी हैं. गांव भी सहभागी है, मजदूर गरीब भी सहभागी है. अभी मैं यूपी के ग्रामीण स्कूल की बेटी 5G होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए रूबरू हो रहा था. जब मैं 2012 के चुनाव में होलोग्राम लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा था तो दुनिया के लिए अजूबा था. आज वो घर घर पहुंच रहा है. मैंने महसूस किया कि नई तकनीक उनके लिए किस तरह पढ़ाई के मायने बदलते जा रही है. इसी तरह गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा के गांवों के सुदूर स्कूल तक 5G के जरिए बच्चे बड़े बड़े विशेषज्ञों के साथ क्लास में नई नई चीजें सीख रहे हैं. उनके साथ नए दौर की क्लास का हिस्सा बनना, ये वाकई बहुत रोमांचित करने वाला अनुभव है. साथियों, 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है. नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि
भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया अभियान की बहुत बड़ी सफलता है। साथियों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है। ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। मुझे याद है जब मोबाइल सेक्टर से जुड़े इस विजन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी तो मैंने कहा था कि हमारी अप्रोच टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि होलिस्टिक होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए जरूरी था कि वो इस सेक्टर के सभी आयामों को एक साथ कवर करे। इसलिए हमने 4 पिलर्स पर और 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया। पहला, डिवाइस की कीमत। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी। तीसरा, डेटा की कीमत। चौथा, और जो सबसे जरूरी है, डिजिटल फर्स्ट की सोच। साथियों, जब हम पहले पिलर की बात करते हैं, डिवाइस की कीमत की बात करते हैं, तो एक बात बहुत स्पष्ट है, डिवाइस की कीमत तभी कम हो सकती है जब हम आत्मनिर्भर हो। और आपको याद होगा बहुत लोगों ने आत्मनिर्भर की मेरी बात की मजाक उड़ाई थी। 2014 तक हम करीब 100% मोबाइल फोन आयात करते थे, विदेशों से इंपोर्ट करते थे। और इसलिए हमने तय किया कि हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाया। 2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2, अब उनकी संख्या 200 के ऊपर है। हमने भारत में
मोबाइल फोन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया। आज इसी योजना का विस्तार आप पीएलआई स्कीम में भी देख रहे हैं। इन प्रयासों का नतीजा बहुत पॉजिटिव रहा। आज भारत मोबाइल फोन उत्पादन करने में दुनिया में नंबर 2 पर है। इतना ही नहीं, जो कल तक हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया को भेज रहे हैं। जरा सोचिए, 2014 में जीरो मोबाइल फोन निर्यात करने से लेकर आज हम हजारों करोड़ के मोबाइल फोन निर्यात करने वाले देश बन गए हैं, एक्सपोर्ट करने वाले देश बन चुके हैं। स्वाभाविक है, इन सारे प्रयासों का प्रभाव डिवाइस की कीमत पर पड़ा है। अब कम कीमत पर हमें ज्यादा फीचर्स भी मिलने लगे हैं। साथियों, डिवाइस कॉस्ट के बाद जो दूसरे पिलर पर हमने काम किया वो है डिजिटल कनेक्टिविटी का। आप भी जानते हैं कि कम्युनिकेशन सेक्टर की असली ताकत कनेक्टिविटी में है। जितने ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे इस सेक्टर के लिए उतना अच्छा है। अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करें तो 2014 में 6 करोड़ यूजर्स थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 80 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। अगर हम इंटरनेट कनेक्शन की संख्या की बात करें तो 2014 में जहां 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, वहीं आज इसकी संख्या करीब करीब 85 करोड़ पहुंच रही है, 85 करोड़ पहुंच रही है। ये बात भी नोट करने वाली है कि आज शहरों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मुकाबले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और उसकी एक खास वजह है, 2014 में जहां देश में 100 से भी कम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था, आज 1,70,000 से भी ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है। अब कहां 100 और कहां 1,70,000। जैसे सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाने की मुहिम शुरू की, जैसे हर घर जल अभियान के जरिए हर किसी तक साफ पानी पहुंचाने के मिशन पर काम किया, जैसे उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब से गरीब आदमी के घर में भी गैस सिलेंडर पहुंचाया, जैसे हमने करोड़ों की तादाद में लोग बैंक अकाउंट से वंचित थे, करोड़ों लोग जो बैंक से नहीं जुड़े थे, आजादी के इतने साल के बाद जनधन अकाउंट के द्वारा हिंदुस्तान के नागरिकों को बैंक के साथ जोड़ दिया। वैसे ही हमारी सरकार इंटरनेट फॉर ऑल के लक्ष्य पर काम कर रही है। साथियों, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही डेटा की कीमत भी उतनी अहम हो जाती है। ये डिजिटल इंडिया का तीसरा पिलर था जिस पर हमने पूरी शक्ति से काम किया। हमने टेलीकॉम सेक्टर के रास्ते में आने वाली तमाम अड़चनों को हटाया। पहले विजन की कमी और पारदर्शिता के अभाव में टेलीकॉम सेक्टर को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। आप परिचित हैं कि कैसे हमने 4G तकनीक के विस्तार के लिए पॉलिसी सपोर्ट दिया। इससे डेटा की कीमत में भारी कमी आई और देश में डेटा क्रांति का जन्म हुआ। देखते ही देखते ये तीनों फैक्टर
डिवाइस की कीमत, डिजिटल कनेक्टिविटी और डेटा की कीमत, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हर तरफ नजर आने लगा। लेकिन साथियों, इन सब के साथ एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। देश में डिजिटल फर्स्ट की सोच विकसित हुई। एक वक्त था जब बड़े बड़े विद्वान, एलिट क्लास, उसके कुछ मुट्ठी भर लोग, सदन के कुछ भाषण देख लेना, कैसे कैसे भाषण हमारे नेता लोग करते हैं, वे मजाक उड़ाते थे। उनको लगता था कि गरीब लोगों में क्षमता ही नहीं है, ये डिजिटल समझ ही नहीं सकते, संदेह करते थे। उन्हें शक था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मुझे देश के सामान्य मानवी की समझ पर, उसके विवेक पर, उसके जिज्ञासु मन पर हमेशा भरोसा रहा है। मैंने देखा है कि भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी नई तकनीकों को अपनाने में आगे रहता है। और मैं एक छोटा अनुभव बताता हूं। शायद ये 2007-8 का कालखंड होगा या 9-10 का, मुझे याद नहीं है। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री रहा, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था जहां मैं कभी गया नहीं था और बहुत ही ट्राइबल इलाके में, बहुत ही पिछड़ा। मैं, हमारे सरकार के अधिकारियों ने भी मुझे एक बार वहां कार्यक्रम करना ही करना है, मुझे जाना है। तो वो इलाका ऐसा था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट की संभावना नहीं थी, फॉरेस्ट लैंड थी, कोई संभावना हो रही थी। तो आखिर में एक चिलिंग सेंटर, दूध का चिलिंग सेंटर, वो भी 25 लाख रुपए का। मैंने कहा भले वो 25 लाख का होगा, 25,000 का होगा, मैं खुद उद्घाटन करूंगा। अब लोगों को लगता है ना, चीफ मिनिस्टर को इससे नीचे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं उस गांव में गया। अच्छा, वहां में एक पब्लिक मीटिंग करने के लिए भी जगह नहीं थी, तो वहां से 4 किलोमीटर दूर एक स्कूल का छोटा सा मैदान था, वहां पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। लेकिन जब वो चिलिंग सेंटर पे गया मैं, तो आदिवासी माताएं बहनें दूध भरने के लिए कतार में खड़ी थी। तो दूध का अपना बर्तन नीचे रख करके जब हम लोग गए और उसकी उद्घाटन की विधि कर रहे थे, तो मोबाइल से फोटो ले रही थी। मैं हैरान था, इतने दूर दरार के क्षेत्र में मोबाइल से फोटो ले रही है। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा फोटो लेके क्या करोगी? तो बोली डाउनलोड करेंगे। ये शब्द सुनकर के मैं सचमुच में सरप्राइज हुआ था मुझे कि ये ताकत है हमारे देश के गांव में। आदिवासी क्षेत्र की गरीब माताएं बहनें जो दूध भरने आई थी, वो मोबाइल फोन से अपनी फोटो ले रही थी और उनको ये मालूम था कि इसमें तो नहीं, आप डाउनलोड करवा देंगे। और डाउनलोड शब्द उनसे मुंह से निकलना, ये उनकी समझ शक्ति और नई चीजों को स्वीकारने के स्वभाव का परिचय देती है। मैं कल गुजरात में था, तो मैं अंबाजी तीर्थ क्षेत्र पे जा रहा था, तो रास्ते में छोटे छोटे गांव थे। आधे से अधिक लोग ऐसे होंगे जो मोबाइल से वीडियो उतार रहे थे, आधे से अधिक लोग। यानी हमारे देश की ये जो ताकत है, इस ताकत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ देश के इलीट क्लास के कुछ लोगों को ही हमारे गरीब भाई बहनों पर यकीन नहीं था। आखिरकार हम डिजिटल फर्स्ट के अप्रोच के साथ आगे बढ़ने में कामयाब हुए। सरकार ने खुद आगे बढ़कर डिजिटल पेमेंट्स का रास्ता आसान बनाया। सरकार ने खुद ऐप के जरिए सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी सर्विस को बढ़ावा दिया। बात चाहे किसानों की हो या छोटे दुकानदारों की, हमने उन्हें ऐप के जरिए रोज की जरूरतें पूरी करने का रास्ता दिया। इसका नतीजा आज आप देख सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी सही मायने में
डेमोक्रेटिक हो गई है, लोकतांत्रिक हो गई है। आपने भी देखा है कि डिजिटल फर्स्ट की हमारी अप्रोच ने कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में देश के लोगों की कितनी मदद की। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जब अपने नागरिकों की मदद करने में संघर्ष कर रहे थे, खजाने में रुपये पड़े थे, डॉलर थे, पाउंड थे, सब था, यूरो था, लेकिन और देने का तय भी किया था, लेकिन पहुंचाने का रास्ता नहीं था। भारत एक क्लिक पर हजारों करोड़ रुपए मेरे देश के नागरिकों के खाते में ट्रांसफर कर रहा है। ये डिजिटल इंडिया की ही ताकत थी कि जब दुनिया थमी हुई थी तो भी हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। अस्पतालों के सामने असाधारण चुनौती थी, लेकिन डॉक्टर्स अपने मरीजों का इलाज टेलीमेडिसिन के जरिए भी कर रहे थे। ऑफिसेज बंद थे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। आज हमारे छोटे व्यापारी हो, छोटे उद्यमी हो, लोकल कलाकार हो, कारीगर हो, डिजिटल इंडिया ने सबको मंच दिया है, बाजार दिया है। आज आप किसी लोकल मार्केट में, आप सब्जी मंडी में जाकर देखिए, रेहड़ी पटरी वाला छोटा दुकानदार भी आपसे कहेगा कैश नहीं है, यूपीआई कर दीजिए। मैंने तो बीच में एक वीडियो देखा, कोई भिक्षुक भी डिजिटली पेमेंट लेता है। ट्रांसपेरेंसी देखिए। ये बदलाव बताता है कि जब सुविधा सुलभ होती है तो सोच किस तरह सशक्त हो जाती है। साथियों, आज टेलीकॉम सेक्टर में जो क्रांति देश देख रहा है वो इस बात का सबूत है कि अगर सरकार सही नीयत से काम करे तो नागरिकों की नीयत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नीयत और 5G की नीयत में यही फर्क है। देर आए दुरुस्त आए। भारत आज दुनिया के उन देशों में है जहां डेटा इतना सस्ता है। पहले 1 GB डेटा की कीमत जहां 300 रुपये के करीब होती थी, वहीं आज 1 GB डेटा का खर्च केवल 10 रुपये तक आ गया है। आज भारत में महीने भर में एक व्यक्ति मोबाइल पर करीब एवरेज 14 GB डेटा इस्तेमाल कर रहा है। 2014 में इस 14 GB डेटा की कीमत होती थी करीब 4,200 रुपये प्रति महीना, 4,200 रुपया। आज इतना ही डेटा 125 रुपये या ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये, 125 या 150 रुपये में मिल जाता है। यानी आज गरीब के, मध्यम वर्ग के मोबाइल डेटा के करीब 4,000 रुपये हर महीने बच रहा है उसके जेब में। हमारी सरकार के इतने सारे प्रयासों से भारत में डेटा कीमत बहुत कम बनी हुई है। ये बात अलग है, 4,000 रुपया बचना कोई छोटी बात नहीं है हर महीना। लेकिन जब मैं बता रहा हूं तब आपको ध्यान में आया, क्योंकि हमने इसका हो हल्ला नहीं किया, विज्ञापन नहीं दिए, झूठे बड़े गपगोले नहीं चलाए।
हमने फोकस किया कि देश के लोगों की सहूलियत बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े। साथियों, अक्सर ये कहा जाता है कि भारत पहली 3 औद्योगिक क्रांतियों का लाभ नहीं उठा पाया, लेकिन मेरा विश्वास है कि भारत न सिर्फ चौथी औद्योगिक क्रांति का पूरा लाभ उठाएगा, बल्कि उसका नेतृत्व भी करेगा। और विद्वान लोग तो कहने लगे हैं कि ये भारत का दशक नहीं, ये भारत की शताब्दी है। ये डेकेड नहीं, सेंचुरी है। भारत ने किस तरह 4G आने के बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऊंचाई छलांग लगाई है, इसके हम सभी साक्षी हैं। भारत के नागरिकों को जब टेक्नोलॉजी के समान अवसर मिल जाते हैं, तो दुनिया में उन्हें कोई पछाड़ नहीं सकता। इसलिए आज जब भारत में 5G का लॉन्च हो रहा है, तो मैं बहुत विश्वास से भरा हुआ हूं दोस्तों। मैं दूर का देख पा रहा हूं, और जो सपने हमारे दिल दिमाग में चल रहे हैं, उसको अपनी आंखों के सामने हम साकार होते देखेंगे। हमारे बाद वाली पीढ़ी देखेगी, ऐसा काम होने वाला नहीं है, हम ही हमारे आंखों के सामने देखने वाले हैं। ये एक सुखद संयोग है कि कुछ सप्ताह पहले ही भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और इसलिए ये अवसर है हमारे युवाओं के लिए, जो 5G टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर का ध्यान खींचने वाले इनोवेशंस कर सकते हैं। ये अवसर है हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपना विस्तार कर सकते हैं। ये अवसर है भारत के सामान्य मानवी के लिए, जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्किल्स को सुधार सकता है, अपस्किल्स कर सकता है, रीस्किल्स कर सकता है, अपने आइडियाज को सच्चाई में बदल सकता है। साथियों, आज का ये ऐतिहासिक अवसर एक राष्ट्र के तौर पर, भारत के एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए नई प्रेरणा लेकर आया है। क्यों ना हम इस 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के विकास को अभूतपूर्व गति दें। क्यों ना हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से विस्तार दें। क्यों ना हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी में रिकॉर्ड वृद्धि करें। साथियों, इन सवालों में हर भारतीय के लिए एक अवसर है, एक चुनौती है, एक सपना है और एक संकल्प भी है। मुझे पता है कि आज 5G की इस लॉन्चिंग को जो वर्ग सबसे ज्यादा उत्साह से देख रहा है, वो मेरा युवा साथी है, मेरे देश की युवा पीढ़ी है। हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए भी कितने ही बड़े अवसर इंतजार कर रहे हैं। रोजगार के कितने ही नए अवसर बनने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारी इंडस्ट्री, हमारे इंस्टीट्यूट्स और हमारे युवा मिलकर इस दिशा में निरंतर काम करेंगे। और अभी जब मैं काफी समय पूरा जो एग्जीबिशन लगा है उसको समझने का प्रयास करता था। मैं कोई टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी तो नहीं हूं, लेकिन समझने की कोशिश कर रहा था। ये देख करके मुझे लगा है कि मैं सरकार में तो सूचना करने वाला हूं कि हमारी सरकार के सभी विभाग, उसके सारे अधिकारी जरा देखें कहां कहां इसका उपयोग हो सकता है, ताकि सरकार की नीतियों में भी इसका असर नजर आना चाहिए।
मैं देश के स्टूडेंट्स को भी चाहूंगा कि 5 दिन तक ये एग्जीबिशन चलने वाला है। मैं खास करके टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप आइए, इसे देखिए, समझिए और कैसे दुनिया बदल रही है, और आप एक बार देखेंगे तो अनेक चीजें नई आपके भी ध्यान में आएगी, आप उसमें जोड़ सकते हैं। और मैं इस टेलीकॉम सेक्टर के लोगों से भी कहना चाहूंगा, मुझे खुशी होती थी जिस स्टॉल में मैं गया, हर कोई कहता था ये इंडिजीनियस है, ये आत्मनिर्भर है, ये हमने बनाया है, सब बड़े गर्व से कहते थे, मुझे आनंद हुआ। लेकिन मेरा दिमाग कुछ और चल रहा था। मैं ये सोच रहा था, जैसे कई प्रकार की कार आती हैं, हर एक की अपनी एक ब्रांड होती है, हर एक की अपनी विशेषता भी होती है, लेकिन उसमें जो स्पेयर पार्ट पहुंचाने वाले होते हैं वो एमएसएमई सेक्टर के होते हैं। और एक ही एमएसएमई के एक फैक्ट्री वाला 6 प्रकार की गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बनाता है, छोटे मोटे जो भी सुधार करने करे वो देता है। मैं चाहता हूं कि आज हार्डवेयर भी आप लगाए रहे हैं, ऐसा लगा मुझे आपकी बातों से। क्या एमएसएमई सेक्टर को इसके लिए जो हार्डवेयर की जरूरत है, उसके छोटे छोटे पुर्जे बनाने के लिए उनको काम दिया जाए, बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाया जाए। एकदम से मैं व्यापारी तो नहीं हूं, मुझे रुपये पैसे से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी। हमारे एमएसएमई सेक्टर की ये ताकत है। और वो सप्लाई आपको सिर्फ अपने यूनिकनेस के साथ उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह जोड़ करके सर्विस देनी है। और इसलिए मैं समझता हूं कि आप सब मिलकर के एक नया और मिलकर के करना पड़ेगा, और तभी जाकर के इसकी कॉस्ट हम नीचे ला सकते हैं। बहुत से काम हैं, हम मिलकर के करते ही हैं। तो मैं जरूर इस क्षेत्र के लोगों से भी कहूंगा, मैंने ये भी देखा है कि स्टार्टअप में जिन बच्चों ने काम किया है, जिन नौजवानों ने काम किया है, ज्यादातर इस क्षेत्र में उन्हीं स्टार्टअप को ओन कर करके उसको स्केल अप किया गया है। मैं स्टार्टअप वाले साथियों को भी कहता हूं कि आपके लिए भी इस क्षेत्र में कितनी सेवाएं अधिकतम आप दे सकते हैं, कितनी यूजर फ्रेंडली व्यवस्थाओं को विकसित कर सकते हैं, आखिरकार इसका फायदा यही है। लेकिन एक और चीज मैं चाहूंगा, ये भी आपका जो एसोसिएशन है वो मिलकर के एक मूवमेंट चला सकता है क्या? एटलीस्ट हिंदुस्तान के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये 5G जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है, उसके लोगों को एजुकेट करने वाले एग्जीबिशन, उसकी व्यवस्था हो सकती है क्या? मेरा अनुभव है, छोटा सा उदाहरण बताता हूं। हमारे देश में 24 घंटे बिजली, ये सपना था। मैं गुजरात में जब था तो मैंने एक योजना बनाई, ज्योति ग्राम योजना, और मेरा सपना था कि मैं गुजरात के हर घर में 24/7 बिजली दूंगा। अब मेरे सारे अफसर कहते थे साहब संभव ही नहीं है, ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल सी सॉल्यूशन दिया था। मैंने कहा हम एग्रीकल्चर फीडर अलग कर दें, डोमेस्टिक फीडर अलग कर दें, और फिर उस काम को किया। और एक एक जिले को पकड़ करके काम पूरा करता था। बाकी जगह पे चलता था, लेकिन एक काम पूरा करो। फिर उस जिले का बड़ा समिट करता था, 2.5-3 लाख लोग आते थे, क्योंकि 24 घंटे बिजली मिलना एक बड़ा आनंद उत्सव का समय था। वो 2003, 4, 5 का कालखंड था। लेकिन उसमें मैंने देखा, मैंने देश भर में बिजली से होने वाले काम, बिजली से चलने वाले यंत्र, उनकी एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई। जब लोगों को क्या लगता है, बिजली आई यानी रात को खाना खाने का समय बिजली मिलेगी, बिजली आई मतलब टीवी देखने के लिए काम आ जाएगा। इसका कई प्रकार से उपयोग हो सकता है, उसका एजुकेशन भी जरूरी था। मैं ये 2003-5 के बीच की बात कर रहा हूं। और जब वो सारा एग्जीबिशन लगाया तो लोग, टेलर भी सोचने लगा मैं इलेक्ट्रिक मेरा इक्विपमेंट ऐसे लगूंगा,
कुम्हार भी सोचने लगा कि मैं ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल लूँगा, माताएं बहनें भी लगी किचन में हमारे इलेक्ट्रिक वाले इतनी इतनी चीज़ें आ सकती हैं, यानी एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ। और बिजली का मल्टीपल यूटिलिटी जीवन के सामान्य जीवन में 5G भी उतना जल्दी लोगों को लगेगा हाँ यार अब तो वीडियो बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाता है, रील देखना है तो बहुत इंतजार नहीं करता है, फोन कट नहीं होता है, साफ सुथरी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है, फोन कॉल हो सकता है। इतने से सीमित नहीं है, ये जीवन को बदलने वाली व्यवस्था के रूप में आ रहा है। और इसलिए मैं इस उद्योग जगत के मित्रों के एसोसिएशन को कहूंगा कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के इसके कितने पहलू हैं और आप देखिए वो लोग उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे तो एक आपके लिए सेवा का काम भी हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि इस टेक्नोलॉजी जीवन में सिर्फ बातचीत करने के लिए या कुछ वीडियो देखने के लिए सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये पूरी तरह एक क्रांति लाने के लिए उपयोग होना चाहिए। और हमें 130 करोड़ देशवासियों तक एक बार पहुंचना है, बाद में तो वो पहुंचा देगा, आप देख लीजिए, आपको टाइम नहीं लगेगा। अभी मैंने ड्रोन पॉलिसी अभी लाया था, आज कई खेतों में मैं देख रहा हूं वो ड्रोन से अपना दवाइयां छिड़काव का काम शुरू कर दिया, उन्होंने ड्रोन चलाना सीख दिया। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इन व्यवस्थाओं की तरफ जाना चाहिए। और साथियों, आने वाले समय में देश निरंतर ऐसी टेक्नोलॉजीज का नेतृत्व करेगा जो भारत में जन्मेगी, जो भारत को ग्लोबल लीडर बनाएगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर सभी देशवासियों को शक्ति उपासना के पावन पर्व पर शक्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम 5G लॉन्च होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके संदेश, आपके विचारों ने हमेशा से सभी में एक नई ऊर्जा दी है, सपने देखने की, सपनों को साकार करने की एक हिम्मत दी है, कुछ कर गुजरने की एक हौसला दिया है, नामुमकिन को मुमकिन करने की एक जिद दी है, गति दी है। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for igniting minds and fueling this energy in everyone. Thank you, Honorable Prime Minister. तो अब देख रहे थे सीधा प्रसारण नई दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन किया और सबसे खास रहा 5G सेवाओं का भी आज प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया और इसके साथ ही देश में एक नए युग का आरंभ हो गया। जैसा कि प्रधानमंत्री